बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, कम से कम अगर आपका दौरा है भी वहां का। सिंगापुर से हमारे साथ तरुण गुप्ता हैं। तरुण जी, सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर को भी न्योता यहां पर दिल्ली में आने का, सिंगापुर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी तारीफ भी की थी जब वो वहां पर गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वहां से सीखने की बात भी उन्होंने कही थी। सिंगापुर में इस आयोजन को कैसे देखा जा रहा है इस समय? क्या G20 को लेकर कुछ चर्चा है? थैंक यू श्वेता जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में एक बहुत कोजी रिलेशनशिप बना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इंडिया की लीडरशिप इंटरनेशनली काफी बड़ी है। आई हैव बीन टू कपल ऑफ आई मीन लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन डायस्पोरा एंड ऑल, आई वाज आल्सो देयर। वन ऑफ द थिंग्स इन्होंने अभी रिसेंटली जो बोला था, आई थिंक दैट इज व्हाट इज रेजोनेटिंग टू एवरीवन इन सिंगापुर। कुछ कोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भेजे हैं रिसेंटली। दे हैव बीन इन इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी लेवल जो डिस्कशन है उसके बारे में भी मैं कोट करना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आई थिंक B20 में मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, विच इज saying that we should urge that our discussion should be focused on most vulnerable citizens of the world. And I think that's what सारी चीजों का सार यहीं पे आता है कि most vulnerable citizens होते हैं। Again, that can be medicine, that can be with terrorism and so many different aspects. And अगर आप वापस जाकर के देखेंगे how Singapore is very very important इस पूरे G20 समिट में, सिंगापुर बार बार इस समिट में आता है। And one of the important reason is इट्स अ कन्वेयर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप, जो कि करीबन 30 नेशंस हैं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज मेंबर्स हैं, जिनके अंदर जो परमानेंट मेंबर्स नहीं है उनकी आवाज उठाता है G20 में, एंड काफी सालों से कर रहा है एंड कंटिन्यूसली दे कीप डूइंग इट। एंड दिस टाइम ऑल्सो सिंगापुर गवर्नमेंट ने थैंक किया है मोदी गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट को फॉर इनवाइटिंग देम ओवर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सब ने एक ही बात बोली है, आई थिंक ऑल द पैनलिस्ट एग्री कि इट्स वेरी वेरी एसेंशियल हम उन वीकर लिंक्स और उन लोगों को जो मोस्ट वनरेबल है उनकी सेवा करें, उनको हेल्प करें, बिकॉज उनके अपब्रिंगिंग के बिना, उनको उठाए बिना देयर इज नो पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग इकोनॉमिक्स। एंड आई जस्ट वांट टू कोट समथिंग व्हाट मिनिस्टर फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में जो मार्च 23 में हुआ था, एंड दे मेंशन डिजिटल रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज जो कि मोदी जी ने बहुत सालों से चलाते आ रहे हैं इस चीज को, आई थिंक जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया का, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन इट। पैंडेमिक रिस्पांस हमने देखा था विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सिंगापुर ऑल्सो हेल्प अदर नेशंस नियर बाय। उन्होंने भी काफी हद तक वैक्सीनेशन डोनेट किए थे। इकोनॉमीज में बहुत कुछ बात हो रही है। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज स्किल डेवलपमेंट। आई एम इन सिंगापुर ऑलमोस्ट 8 साल से मैं यहाँ हूँ, एंड आई हैव सीन सिंगापुर स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया एंड सिंगापुर आर गोइंग टुगेदर एंड हेल्पिंग दिस 30-40 नेशंस डिफरेंटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर महीने हम कुछ ना कुछ G20 के बारे में देखते रहते हैं फ्रॉम मीडिया पर्सपेक्टिव, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ excitement here, at least from the government side, and they are talking something very very important, which personally for me है कैसे हम उन vulnerable लोगों को ऊपर उठाएं, and that can only happen with skill sets, digital revolution and all those things. One of the classic examples of digital revolution was how we integrated our payment gateways between countries. India and Singapore के बीच में आज आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे जो बहुत छोटे लेवल की जॉब्स पे भी करते हैं, हाई स्किल्स पे भी जॉब करते हैं, उनके लिए ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट सिंगापुर वुड डेफिनेटली सी is how are we actually helping them go and get that voice out from all those 30 countries which are medium and small countries का bridge एक बहुत important factor रहेगा। और हमारे जो आखिरी पैनलिस्ट हैं आपकी मतलब मैं आपके पेशेंस के लिए आपको शुक्रिया भी कहूंगी और ये भी कहूंगी कि बहुत माफी के साथ आप तक आ रही हूँ। शोभन सक्सेना, वैसे भी जो प्रेसिडेंसी है वो भारत से ब्राजील को ही जानी है, आप ब्राजील में इस समय मौजूद हैं,
और ब्राजील ने अभी तक जितने भी जो अलग अलग पार्टिसिपेशंस हुए हैं G20 के अलग अलग शहरों में, उसमें यही चीज कहा है कि एक एक्शन ओरिएंटेड एफर्ट, जो हम यहां पर चर्चा करते हुए जिस मुद्दे को उठाया भी था कि केवल मुद्दों पर बातचीत नहीं करनी है बल्कि कुछ एक्शन क्या निकलकर वहां से आएगा या नहीं, वो जिम्मेदारी भी आखिरकार इस समिट के साथ ब्राजील पर ही आनी है। शोभन जी। श्वेता जी नमस्कार। आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को, सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं यहाँ sao paulo ब्राजील में हूँ। सुबह के अभी 7:30 बजे यहाँ पे सर्दी का मौसम है और 12 डिग्री के करीब यहाँ टेम्परेचर है। इस ब्राजील में जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में छप रहा है खबरें पिछले कुछ महीने से, बहुत उत्साह है G20 की मीटिंग को लेकर, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा शुरू में कि ये इंडिया मोमेंट है। ये साल इंडिया मोमेंट रहा और अगले साल ये ब्राजील का मोमेंट होने वाला है, क्योंकि कम से कम 20 मीटिंग्स यहाँ पे होंगी रियो डी जेनेरो में, और जो समिट भी होगी वो रियो डी जेनेरो में होगी अगले साल नवंबर में। मैं पिछले 12 साल से ब्राजील में रह रहा हूँ और भारत से खबरें बहुत कम आती हैं यहाँ पे, और जो खबरें आती हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न एजेंसीज के थ्रू या वेस्टर्न पब्लिकेशंस के थ्रू आती हैं, और अच्छी खबरें बहुत कम आती हैं। लेकिन पिछले कुछ 6 साल देखा है भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डेलीगेशन गए हैं, मंत्री, कल्चर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, सभी मिनिस्टर भारत जा चुके, विभिन्न शहरों में जहां जहां मीटिंग्स हुई हैं, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गए हैं। होने वाली है 8, 9, 10 तारीख को बहुत बड़ी मीडिया टीम यहाँ से जा रही है, और भारत के बारे में और G20 के बारे में बहुत उत्साह है। रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, खास करके जो मल्टीलैटरल इप्सा है, बेसिक है, G20 है और G4 करके ग्रुप भी है जापान का, कि जो कंट्रीज UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट है भारत और ब्राजील के बीच में। और पिछले 2-3 सालों में जो हमारे ब्राजील के वो भी काफी बढ़ गया है, करीब $15 बिलियन का ट्रेड। अभी जो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आए हैं, रही है, प्रेसिडेंट लूला जो जा रहे हैं, भारत पहुंचेंगे शुक्रवार, और 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उनको G20 के प्रेसिडेंट। तो जिन मुद्दों पे जो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ब्राजील में ट्रेड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वो 3 या 4 मुद्दे हैं जो, और अगले साल जब ब्राजील में होगी G20 की मीटिंग तब, जो कि बहुत मुद्दा भारत के साउथ के जो देश हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी है, हालांकि यहाँ की जनसंख्या केवल 22 करोड़ है उत्तर, और यहाँ की इकोनॉमी करीब करीब $2 ट्रिलियन की है। मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन तब भी विकास का मुद्दा है, अभी भी थोड़ी बहुत गरीबी है यहाँ पे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो ब्राजील बहुत जोर से उठाना चाहता है वो है क्लाइमेट चेंज की बात। सब लोग जानते हैं कि अमेजन फॉरेस्ट, जिसको कि लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो जो क्लाइमेट चेंज की जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए अमेजन फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में, पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे काफी विध्वंस हुआ, काफी डिफॉरेस्टेशन हुआ, लेकिन जब से प्रेसिडेंट लूला की सरकार आई है 1 जनवरी से, उन्होंने काफी हद तक उस डिफॉरेस्टेशन को रोक लिया है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं, वो यूरोप भी गए थे, और वो इस बारे में बहुत जोर से उठाएंगे। ये भी बहुत कहना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्रेसिडेंट लूला के ब्राजील का जो विजन है वो भारत के विजन से बहुत मिलता जुलता है, या जो ग्लोबल साउथ के और देश हैं उनसे काफी मिलता जुलता है। वो चाहते हैं कि इसकी जो कीमत है, अगर हम अपने क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं, तो उसकी जो कीमत है, जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको इसकी कीमत को उनको देना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा जो ब्राजील उठाना चाहता है वो है ट्रेड बैरियर्स का, क्योंकि देखिए ग्लोबल साउथ के जो देश है, ग्लोबलाइजेशन उनके फेवर में है। वो चाहते हैं कि व्यापार हो, क्योंकि ग्लोबल साउथ के, चाहे भारत हो, ब्राजील हो, या साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, वो चाहते हैं कि अपने देश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन अगर ट्रेड बैरियर्स होंगे या ट्रेड वॉर होगा,
जैसे कि अभी हम चाइना और यूएस के बीच में एक ट्रेड वॉर हम देख रहे हैं, वो किसी भी विकसित विकासशील देश के लिए, इमर्जिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो ब्राजील नहीं चाहता है कि इस तरह के ट्रेड बैरियर्स हों। वो चाहता है कि WTO को और मजबूत किया जाए, क्योंकि इन सारी दिक्कतों को हम इसे बच सकें। एक और मुद्दा ब्राजील जो वहां पे उठाएगा भारत में, और फिर सर यहाँ भी उठाएगा, वो है एनर्जी या शक्ति के जो स्रोत है उनको कैसे बढ़ाया जाए। अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया को बचाना है, हमको पर्यावरण को बचाना है, इन सब दिक्कतों से बचना है, तो एनर्जी के नए नए स्रोत हमको ढूंढने पड़ेंगे। श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ब्राजील में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, 95% यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे कोई भी पावर स्टेशन कोयले पे नहीं चलता है। थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनर्जी का है, बाकी पूरे पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, न केवल ब्राजील में बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में। तो यहाँ का पर्यावरण बहुत ही क्लीन है और हवा भी यहाँ की बहुत शुद्ध और साफ है इस दृष्टिकोण से। तो ये सब जो मुद्दे हैं, और बाकी जैसे मुद्दे लोगों ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल डेटा की, इन सब मुद्दों को ब्राजील उठाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कई लोगों ने बात की कि ग्लोबल साउथ को किस तरह से भारत नेतृत्व दे रहा है, और यहाँ पे हमारा कुछ चीन से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है उसके बारे में। तो ग्लोबल साउथ की नेतृत्व में देने में ब्राजील की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर होने के नाते और G20 के मेंबर होने के नाते ब्राजील की ये भूमिका है कि कैसे कि जो हमारे जो विकासशील देश हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ब्रिक्स के सही बात है मेंबर्स कि हैं और जो मेंबर बन के आए हैं, एक अच्छी वो सोच, कैसे एक अच्छा विचार और उसे कैसे हर देश आगे बढ़ाए, उसमें अपना योगदान दे, ये बड़ी चीज हो जाती है। अलग अलग देशों से आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।